वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय पटेल एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर फाइटर 1.0 बैच में आपका स्वागत करता हूं। हमने इस बैच में अभी तक सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल, इसके अलावा मार्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड इस यूनिट में से लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। हम इस टेक्सोनॉमी के सेकंड नंबर चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त चैप्टर है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। एक एक शब्द, एक एक लाइन आपको समझ आ जाएगी, और वो भी एनसीईआरटी के साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर बेटा जो कहानी है वो है वर्गीकरण के तरीकों की या वर्गीकरण के प्रयास की। तो सबसे पहला जो प्रयास था, या जिसे हम बोलते हैं वर्गीकरण का प्रथम प्रयास या फर्स्ट अटेम्प्ट, ये फर्स्ट अटेम्प्ट हमारे मनुष्य की सहज बुद्धि पर आधारित है। और बेटा जो सहज बुद्धि होती है वो सिर्फ सोच पाती है उपयोग और अनुपयोग के बारे में। तो उपयोग व अनुपयोग किन चीजों का? ये हमने लिया तीन चीजों का। भोजन, क्या ये मटेरियल या स्पीसीज भोजन के लिए उपयोगी है या नहीं। वस्त्र और आवास, जिसे आप सामान्यतः रोटी, कपड़ा और मकान भी बोल सकते हैं। बॉलीवुड में तो इस नाम की मूवी भी है। तो जो वर्गीकरण का पहला प्रयास है वो केवल सहज बुद्धि, जिसमें उपयोग व अनुपयोग को हम डिस्कस करते हैं। इसके जस्ट बाद में आता है वर्गीकरण के लिए प्रथम वैज्ञानिक प्रयास या प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण। और ये वर्गीकरण हमें प्रतिपादित किया अरस्तु ने। बेटा अरस्तु ने इस वर्गीकरण में हमें यह समझाया कि प्लांट को इसने तीन भागों में बांट दिया, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मार्फोलॉजी। सरल आकारिकी के लक्षणों के आधार पर जो प्लांट को तीन भागों में बांटा वो है TSH, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। इसी तरह से अरस्तु ने एनिमल को रेड ब्लड की प्रेजेंस एंड रेड ब्लड की एब्सेंस के आधार पर, यदि उपस्थित है तो एनाइमा, अनुपस्थित है तो इन्होंने कहा उसे एनाइमा। इस आधार पर दो भागों में बांटा। इसी के जस्ट बाद ये जो हमारा अरस्तु है, इसके वर्गीकरण के जस्ट बाद लीनियस महाराज का वर्गीकरण आ जाता है। बेटा ये जो लीनियस है, जिसने टू किंगडम या दो जगत वर्गीकरण की जो पद्धति है वो हमें प्रतिपादित करी, और इनकी पद्धति सेल वॉल की उपस्थिति व सेल वॉल की अनुपस्थिति पर आधारित है। यदि सेल वॉल उपस्थित है तब उन जीवों को रखा प्लांटी में, और यदि सेल वॉल अनुपस्थित है तब उन जीवों को इन्होंने रखा एनिमेलिया में। बेटा ये जो वर्गीकरण था, लीनियस का वर्गीकरण, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये वर्गीकरण यूनिसेलुलर व मल्टी सेलुलर जीवों के बीच में अंतर स्थापित करने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा ये फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषी व अप्रकाश संश्लेषी जीवों के बीच में भी अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। साथ ही साथ ये वर्गीकरण प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक जीवों में भी अंतर स्पष्ट नहीं कर सकता। मतलब हमें ये समझ आ रहा है ये वर्गीकरण पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, ये अपर्याप्त है। इसकी अपर्याप्तता के रीजन एक तो ये है इनमें अंतर स्पष्ट ना कर पाना। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये वर्गीकरण इसलिए भी अपर्याप्त है क्योंकि ये ज्ञात सभी जीवों का वर्गीकरण करने में सक्षम नहीं है। मतलब जितने भी जीव उस समय तक ज्ञात थे, नोन थे, उन सबको भी सेल वॉल की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जाता था। अतः हमें एक नए वर्गीकरण तंत्र की आवश्यकता है। बेटा वो जो नया वर्गीकरण तंत्र है, उस नए वर्गीकरण तंत्र में याद रखना सारी चीजें, हमने आकारिकी यानी मार्फोलॉजी के अलावा हमने शामिल कर लिया आवास को, हमने इसमें शामिल कर लिया कोशिका की
संरचना को हमने यहां पर शामिल कर लिया कोशिका भित्ति के पदार्थों को या कोशिका भित्ति के मटेरियल्स को। इसके अलावा हमने यहाँ जो पोषण की विधि होती है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हमने उस पोषण की विधि को यहाँ शामिल किया। साथ ही साथ प्रजनन की विधियां, रिप्रोडक्शन की विधियां व जीवों के बीच के जो विकासीय संबंध हैं, जो इवोल्यूशनरी रिलेशंस हैं, उनको हमने यहाँ पर शामिल किया। टोटल 7 चीजें हैं। मैं आपको बार बार क्लासरूम में भी कई बार आपको ये समझाया है कि बेटा कभी भी यदि हम हमारे माइंड को एक इंस्ट्रक्शन इस तरह की दे दें कि हमें टोटल कितनी चीजें बोलनी है, तब हमारा माइंड उन चीजों को बोल पाता है। जैसे मैं अंदर ही अंदर मेरे माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, मुझे यहाँ पर 7 पॉइंट लिखने हैं। उनका सीक्वेंस भी मैंने सोच रखा है, आकारिकी, देन आवास, कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति, इसके बाद में पोषण की विधि, प्रजनन का तरीका व जीवों के विकासीय संबंध, इनको हमने लिया। इन्हीं चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके 1969 में 1969 में वैज्ञानिक आया आर.एच. विटेकर, और आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दे दिया, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दे दी। ये जो 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति है, ये जिन लक्षणों पर आधारित है बेटा, उनको जरूर याद रखें आप लोग। एक तो है वही हमारा कोशिका संरचना, दूसरा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या इसी को बोलते हैं संगठन का स्तर, या इसी को हिंदी में लिख देते हैं शारीरिकी, कि भाई एक सेल से बने हैं या बहुकोशिकीय हैं, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा यहां पर हमें लेना है पोषण की विधि, प्रजनन का तरीका या प्रजनन की विधि, और लास्ट में है विकासीय संबंध। तो ये आ गया हमारा 5 जगत वर्गीकरण। और बेटा 5 जगत वर्गीकरण तंत्र ने लीनियस के वर्गीकरण की जो ये तीनों कमियां हैं, कौन कौन सी, एक कोशिकीय को बहुकोशिकीय के साथ रखा, फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ रखा, प्रोकैरियोट व यूकैरियोटिक जीवों के बीच में विभेद स्थापित नहीं कर पाया, उनको भी साथ साथ प्लेस कर दिया। ये जो कमियां हैं, इन कमियों को दूर कर दिया 5 जगत वर्गीकरण तंत्र ने। तो पहले मैं तुम्हें 5 जगत वर्गीकरण तंत्र की टेबल बता दे रहा हूं, उसके जस्ट बाद हम आ जाएंगे पुनः कि किस तरह से इन तीनों कमियों को उसने दूर किया। आइए स्टार्ट करें नेक्स्ट पेज पर। तो ये है 5 जगत वर्गीकरण में एक बनाया बेटा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। यदि हम वर्गीकरण की पहली गलती लिखें हमारे लीनियस की, और वो हम ले लें यहां पर प्रोकैरियोट व यूकैरियोट जीवों को साथ साथ रखा, बेटा जैसे ही हमारा मोनेरा जगत बना, 5 जगत जो बने उसमें जैसे ही मोनेरा जगत बना, और मोनेरा जगत के अंतर्गत हमने केवल किसको प्लेस किया, प्रोकैरियोटिक जीवों को। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इनमें हमने प्लेस किया यूकैरियोट को। जब सारे के सारे प्रोकैरियोट मोनेरा जगत में चले गए हैं, तब वो वाली जो मिस्टेक थी वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी हमारी। दूसरी एक गलती थी, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर जीवों को एक साथ साथ रखना। क्योंकि मोनेरा तो हमने अलग कर दिया, असल में कहानी ये हो रही थी कि क्लोरेला व क्लेमाइडोमोनास जो कि एक कोशिकीय जीव है, अभी आगे की स्लाइड्स पर वो लिखा है, बट यहीं आप याद करें मेरे साथ साथ, क्लोरेला व क्लेमाइडोमोनास जो एक कोशिकीय जीव हैं, इन्हें स्पायरोगायरा या दूसरी जो बहुकोशिकीय शैवाल हैं उनके साथ में प्लेस किया था। ये एक बड़ी मिस्टेक थी। दूसरा, अमीबा व पैरामीशियम जो कि एक कोशिकीय हैं, इन्हें बहुकोशिकीय एनिमल्स के साथ प्लेस किया। बट जैसे ही प्रोटिस्टा बना, तो प्रोटिस्टा में हमने क्या किया, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं, चाहे वो अमीबा हो, पैरामीशियम हो, क्लोरेला हो, क्लेमाइडोमोनास हो, इन सभी को उठाया और इन सभी को प्लेस कर दिया हमने किसमें, प्रोटिस्टा में। क्योंकि प्रोटिस्टा जो जगत है वो जगत है हमारा यूकैरियोट का, और वो जगत है
एक कोशिकी जीवों का। तो हमारी दूसरी समस्या खत्म हो गई, एक कोशिकी को बहुकोशिकी के साथ साथ रखा। तीसरी समस्या ये थी बेटा कि फोटोसिंथेटिक व नॉन फोटोसिंथेटिक जीवों को साथ साथ प्लेस कर दिया। भाई लीनियस ने क्या किया था, जो प्लांटी जगत था उसका, अपन चलते हैं पिछले पेज पर। ये जो लीनियस ने प्लांटी बनाया था, इस प्लांटी में इसने बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इसके अलावा चलिए यहां लिख ही देते हैं अपन, लीनियस ने क्या किया था, जो प्लांटी है इस प्लांटी में बैक्टीरिया क्यों लिया भाई, क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट थी। साइनोबैक्टीरिया, इसमें भी क्या प्रेजेंट थी, सेल वॉल। इसके अलावा क्या ले ली, फंजाई। फिर किसको ले लिया, मॉस, जिसे आज हम ब्रायोफाइटा के अंदर पढ़ते हैं। फिर किसको ले लिया, फर्न, जिसे आज हम टेरिडोफाइटा में पढ़ते हैं। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन सभी को एक साथ प्लेस कर दिया था प्लांटी में। तो देखो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये कहां चले गए, मोनेरा में। ठीक है, अब जो एक कोशिकीय जीव थे यूकैरियोट वाले, वे कहां चले गए, प्रोटिस्टा में। यहां एक बड़ी समस्या थी कि ये जो फंजाई है, इस फंजाई की सेल वॉल बनी है काइटिन से, जबकि इन सभी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो कि प्रकाश संश्लेषी प्लांट है, मॉस एंड फर्न, इनकी सेल वॉल बनी है सेलुलोज से। उसके बावजूद भी, अरे भाई जब तुमने सेल वॉल का ही आधार लिया था तो कम से कम सेल वॉल के मटेरियल को ही देख लेते। तो इसने सेल वॉल के केमिकल नेचर को भी नहीं देखा, इसने केवल और केवल यहां पर देखा कि क्या सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल एब्सेंट है। इसलिए बहुत बड़ी मिस्टेक कर गया, इसने फंजाई को प्लांट्स के साथ फर्न, मॉस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स के साथ रख दिया, जबकि फंजाई अप्रकाश संश्लेषी है और ये सभी प्रकाश संश्लेषी हैं। इसी कमी को दूर किसने कर दिया, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति ने। जैसे ही इन्होंने फंजाई या किंगडम, फंजाई या माइकोटा जैसे ही बना दिया, तब वैसे ही ये यूकैरियोट जो परपोषी हैं, जो नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, उनको अलग कर दिया। अतः ये तीसरी वाली जो समस्या है वो भी क्या हो गई, दूर। तो बेटा पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा पहले ये समझते हैं। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि लीनियस ने प्रोकैरियोट व यूकैरियोट जीवों को साथ साथ रखा, इस कमी को 5 जगत वर्गीकरण का कौन सा किंगडम दूर करता है। आंसर होगा मोनेरा, बिकॉज जैसे ही मोनेरा फॉर्म हुआ, ये पहले वाली जो मिस्टेक थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन आएगा, हमारे लीनियस ने एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों को साथ साथ रखा, इस कमी को किसने दूर किया। इस कमी को मोनेरा ने भी दूर किया और प्रोटिस्टा ने भी दूर किया, क्योंकि एक कोशिकीय जीव मोनेरा में भी है, जो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें मॉस, फन के साथ रखा था, वो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया क्या थे, प्रोकैरियोट ही थे, एक कोशिकीय ही थे। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा इन दोनों ने साथ साथ दूसरी वाली कमी को दूर किया। तीसरे नंबर की जो कमी थी वो थी प्रकाश संश्लेषी व अप्रकाश संश्लेषी जीवों को साथ साथ रखना। उस कमी को दूर करने में एक सिंगल ऑप्शन चूज करना आप लोग, वो ऑप्शन है फंजाई। फंजाई ने ही इसको दूर किया। उसके बाद प्लांटी, एनिमेलिया में तो सेल वॉल नहीं होती है, ये पहले से ही अलग थे। तो ये आ गया हमारा प्लांटी और एनिमेलिया जो कि यूकैरियोट है। अब हम बात करें सेल वॉल की, कि बेटा मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट है, जो बनी होती है अमाइनो शुगर से। अमाइनो शुगर से मेरा मतलब है अमाइनो एसिड प्लस पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, प्रोटिस्टा मैं आपको अभी आज के ही लेक्चर में या कल के लेक्चर में जब हम प्रोटिस्टा को डिस्कस करेंगे, तो प्रोटिस्टा में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। इनमें से कुछ मेंबर्स में सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी, वो रहेगी क्राइसोफाइटा में, डायनोफ्लैजिलेट्स में, और कुछ मेंबर्स में सेल वॉल क्या रहेगी, अनुपस्थित। इसलिए हमने प्रोटिस्टा में लिखा सम में प्रेजेंस एंड सम मेंबर्स में एब्सेंट। फंजाई में ऐसा कोई नहीं है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट ना हो, और वो सेल वॉल बनी होती है फंगल सेलुलोज से, और वो है फंगल सेलुलोज जो है उसका नाम है काइटिन। यहां नॉर्मल सेलुलोज नहीं है, फंगल सेलुलोज है। ठीक है, प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट है, सेलुलोज से बनी है। एनिमेलिया में ऐसा कोई नहीं है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट हो।
तो एब्सेंट रहेगी। बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो बेटा मैंने आपको पहले ही बता रखा है सेल बायोलॉजी पढ़ाते समय, जो भी प्रोकैरियोट होते हैं, तो प्रो का मीनिंग होता है प्रारंभिक, कैरियो शब्द का मीनिंग क्या होता है, न्यूक्लियस। तो वे जिनमें प्रारंभिक केंद्रक मिलेगा, और प्रारंभिक केंद्रक का मतलब है जिसमें केंद्रक की झिल्ली कैसी रहेगी, एब्सेंट। जबकि यूकैरियोट का मीनिंग होता है, यू का मीनिंग होता है सुविकसित, और जो कैरियो शब्द है उसका मीनिंग होता है केंद्रक। तो वे जिनमें सुविकसित केंद्रक मिलेगा, वे जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मिलेगा, उन्हें कहा जाता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो इन सभी में केंद्रक की जो झिल्ली है वो उपस्थित रहेगी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखें, बॉडी स्ट्रक्चर को देखें, तो मोनेरा व प्रोटिस्टा कोशिकी हैं, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया ये तीनों बहुकोशिकी हैं, लेकिन फंजाई में केवल और केवल लूज टिश्यू हमें देखने को मिलेगा, ढीला ढाला ऊतक मिलेगा। जबकि यहाँ टिश्यू सिस्टम या ऑर्गन हमें देखने को मिल जाएंगे। प्लांटी में टिश्यू मिलेगा, ऑर्गन मिलेगा, ठीक है, अरे सॉरी, ये प्लांटी तो ये हो गई मेरी टिश्यू सिस्टम एंड ऑर्गन, ठीक है। एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो बेटा मोनेरा, सोचें आप प्रोकैरियोट है, एक कोशिकी है, लेकिन जितने भी तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं वे सभी प्रोटिस्टा में मौजूद हैं। वो स्वपोषी है, वो परपोषी भी है। स्वपोषी में भी दोनों तरीके हैं, वो प्रकाश के द्वारा भी भोजन का निर्माण कर लेगा, वो रसायनों की सहायता से भी भोज्य पदार्थों का निर्माण कर लेगा। तो जब वो प्रकाश स्वपोषी होगा तब उसे बोलेंगे प्रकाश संश्लेषी, जब वो रसायन स्वपोषी होगा तो बोलेंगे रसायन संश्लेषी। इसके अलावा परपोषी यानी दूसरे पर निर्भर, तो दूसरे पर निर्भर में भी दो तरीके हैं, या तो वो दूसरे जीव पर निर्भर होगा तब उसे बोलेंगे परजीवी या पैरासाइट, या फिर वो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों को खाएगा तब बोलेंगे सैप्रोफिटिक या मृतपोषी। प्रोटिस्टा के जो सदस्य हैं वो प्रकाश संश्लेषी हो सकते हैं अथवा परपोषी यानी पैरासिटिक हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ जीव जो हैं वो परभक्षी भी रहेंगे हमारे प्रोटिस्टा में, और कुछ जीव जो हैं वो मृतोपजीवी भी रहेंगे, वे सैप्रोफिटिक भी रहेंगे। जैसे ही हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे वहां डिटेल में इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जानकारी दी है, बट आप यही याद कर लें कि ये जो है स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ में प्रकाश संश्लेषी, परपोषी के अंतर्गत ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। यहां तक कि जब इसी प्रोटिस्टा में हम प्रोटोजोआ को डिस्कस करेंगे तो प्रोटोजोआ में आएगा कि कुछ तो प्रीडेटर के फॉर्म में भी मिलते हैं, परभक्षी के रूप में भी हमें देखने को मिलेंगे। फंजाई में सारे के सारे परपोषी हैं, और परपोषी में परजीवी एंड मृतपोषी। प्लांटी में सभी स्वपोषी हैं, और वो भी हैं प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, मतलब प्रकाश के द्वारा भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करेंगे। यहां आप में से किसी के भी दिमाग में प्लांटी पढ़ते समय अमरवेल का एग्जाम्पल नहीं आना चाहिए, ये स्वपोषी को खारिज करने के लिए। अरे भाई, अमरवेल जो है, जो एक परजीवी प्लांट है बेटा, वो अपवाद है। ऐसा ना हो आप एक सिंगल अपवाद को याद करके पेपर हॉल में क्वेश्चन आए और आप चूज कर लें कि ये स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषी हो सकते हैं और ये परजीवी भी हो सकते हैं। तो यदि आप परजीवी चुनेंगे आंसर गलत। हाँ, स्पेसिफिक आए कि अमरवेल का पादप कैसा होता है तब आपको चुनना पड़ेगा कि वो परजीवी होता है। बट एक सिंपल प्लांट के बारे में पूछें, कोई नाम ना लिखा हो, तो हमेशा बोलना है वो प्रकाश संश्लेषी है। एनिमेलिया के जो सदस्य हैं बेटा वो परपोषी होते हैं, उसमें प्राणी संभोजी या मृतपोषी, प्राणी संभोजी या इसी को होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोनेरा में कॉन्जुगेशन होता है, और कॉन्जुगेशन सबसे एंशिएंट प्रकार का, सबसे पुरातन या सबसे प्राचीन प्रकार का, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके अलावा यहां बाकी सभी में गैमेटिक फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये है हमारे 5 जगत वर्गीकरण। मैंने सारी कमियां भी किस तरह से दूर हुई वो पूरी कहानी आपको समझा दी है। अब हम सभी एंटर करेंगे यहां पर मोनेरा को पढ़। तो मोनेरा को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप ऐसा ना सोचना कि सर ने ये 2 स्लाइड्स तो हमें पढ़ाई ही नहीं।
बेटा इन स्लाइड की एक एक शब्द, एक एक लाइन मैंने वहीं पर लिख दी है जहां पर इसके पहले हमने पढ़ा। अब हम सीधे पहुंचते हैं जगत मोनेरा पर। बेटा मोनेरा जगत के अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहेंगे, और सूक्ष्म जीव यहां पर हमें मिलेंगे सर्वाधिक संख्या में। ठीक है, यहां पर यदि हम बात करें एक मुट्ठी भर मिट्टी, मतलब हैंडफुल सॉइल, आप ऐसे करके मिट्टी उठाएं, इसमें आपको सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। बेटा वे सभी आवास जहां हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं कि यहां तो लाइफ प्रेजेंट होगी ही, वहां बैक्टीरिया मिलेगा। लेकिन ऐसे सारे आवास जहां हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसे गर्म जल के झरने, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम व प्रतिकूल आवास जहां हम जीवन की कल्पना आसानी से नहीं कर पाते हैं, वहां भी हमें आसानी से देखने को मिल जाते हैं जीवाणु। इसके बाद यदि हम बात करें, जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत से जीवों के भीतर हमें परजीवी या पैरासाइट के फॉर्म में मिल जाते हैं। यहाँ जीवाणु के कुछ सामान्य से आकार दे रखे हैं, जैसे कोकाई या कोकस यानी गोलाकार, बेसिलाई तो सिंपल होगा बेसिलस, है ना, वो हो जाएगा हमारा दंडाकार, स्पाइरला सर्पिलाकार, और विब्रियो कामाकार जीवाणु। ठीक है, यहाँ जो फ्लैजिला दिया है, बेटा फ्लैजिला के लिए एक शब्द यूज होता है, वो है नामनक्लेचर में ट्राइकस। ठीक है, और ये बना है फ्लैजिला का गुच्छा। गुच्छे के लिए जो शब्द यूज होता है वो शब्द है लोफो। तो लोफो ट्राइकस, गुच्छा यानी लोफो ट्राइकस। और गुच्छा यदि दोनों सतहों पर हो तब उसके लिए जो शब्द बनेगा वो बनेगा एम्फिलोफो ट्राइकस। तो ये जो हमारा जीवाणु है तो स्पाइरला, बट यदि इसके फ्लैजिला की कहानी कोई हमसे पूछ ले तो बताना एम्फिलोफो ट्राइकस। एम्फी यानी दोनों छोर पर, दोनों किनारों पर फ्लैजिला है। लोफो यानी गुच्छे के रूप में है, सिंगल सिंगल नहीं है। और ट्राइकस का मीनिंग है फ्लैजिला। हाँ, यदि पूरी सतह पर एक एक करके फ्लैजिला चारों तरफ पाए जाते तब उसे बोलते हैं पेरीट्राइकस। ठीक है, तो यहां पर यह है हमारा किंगडम मोनेरा, उसकी कहानी हमने स्टार्ट करी। थोड़े से और आगे चलें तो बेटा बहुत बहुत जबरदस्त लाइन यहां लिखी है कि मोनेरा की जो संरचना है वो दिखने में ये बहुत ज्यादा सरल प्रतीत होते हैं, लेकिन इनका जो व्यवहार है, इनका जो बिहेवियर है वो अत्यधिक जटिल होता है, अत्यधिक कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसका मीनिंग क्या है कि आप सोचें ये एक कोशिकी हैं, लेकिन इनमें उपापचय की सभी प्रकार की विभिन्नता मौजूद है। ये हमारे ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, या जिसे स्वपोषी बोलते हैं, ये हमारे परपोषी या हेट्रोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉप जब रहेंगे तो फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ दोनों कंडीशन है। परपोषी में भी पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट। पैरासाइट यानी परजीवी, सेप्रोफाइट यानी सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रह के अपना भोजन ग्रहण करेंगे। मतलब संरचना इतनी सिंपल है कि माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ेगी। इतने छोटे हैं कि हमें आसानी से दिखाई भी नहीं देते, बट व्यवहार इतना जटिल है कि उपापचय की जितनी प्रकार की भी भिन्नता होती है, जितने प्रकार का भी मेटाबॉलिज्म होता है, वो सभी प्रकार का मेटाबॉलिज्म हमारे जीवाणुओं में देखने को मिलेगा। एक जबरदस्त लेवल का यहाँ असर्शन रीजन फॉर्म होगा। संरचना अत्यधिक सरल होती है, सही या गलत? तो आंसर आएगा बिल्कुल सही है। रीजन में लिखकर दे दिया है कि या रीजन में एक लिखकर दिया है कि इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। ये बात भी सही है, लेकिन व्यवहार जटिल है क्या इसलिए संरचना सरल है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये केवल दो स्टेटमेंट हैं, इंडिविजुअल स्टेटमेंट हैं, इनका आपस में रिलेशन नहीं है। तो आप याद रखें असर्शन व रीजन दोनों सही है, बट वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब हम आ चुके हैं आद्य बैक्टीरिया, या जिसको आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। बेटा ये जो आर्की बैक्टीरिया है, अब यहां तो सीधा लिखा है कि ये अत्यधिक कठिन वास स्थानों में मिलते हैं। हम यहां से चालू ना करके हम स्टार्ट करते हैं कि आर्की बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पुरातन या सबसे ज्यादा प्राचीन जीवाणु है, और इनकी जो सेल वॉल है, इनकी जो कोशिका भित्ति है, वो दूसरे जीवाणुओं की तुलना में अलग होती है।
और कोशिका भित्ति की यही भिन्नता इनको अत्यधिक प्रतिकूल वास स्थानों में जीवित बनाए रखती है। VIMP है, असर्शन व रीजन में पूछा जाएगा कि क्या आद्य जीवाणु प्रतिकूल आवासों में मिलते हैं? आंसर है हाँ भाई, मिलते हैं। रीजन क्या है प्रतिकूल आवासों में मिलने का? दूसरे जीवाणु उतने प्रतिकूल आवासों में क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि इनकी जो कोशिका भित्ति दूसरे जीवाणुओं की तुलना में जो भिन्नता पाई जाती है, वही भिन्नता इन्हें प्रतिकूल आवासों में जीवित बनाए रखने में सक्षम बनाती है, प्रतिकूल आवासों के योग्य बनाती है। उन प्रतिकूल आवासों के लिए याद क्या करेंगे हम? दंगल, दलदली क्षेत्र, गर्म जल या लवणीय क्षेत्र। जो जीवाणु आद्य बैक्टीरिया दलदली क्षेत्र में मिलते हैं उन्हें मिथेनोजन्स कहा जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है मैथेनोजन। जो हमें गर्म जल में मिलेंगे उन्हें थर्मोएसिडोफिल्स कहते हैं। जो लवणीय क्षेत्र में मिलते हैं उन्हें हेलोफिल्स कहेंगे या हेलोफी कहेंगे। ठीक है ना, ये जीवाणु है। बेटा ये जो मिथेनोजन है ये सिर्फ हमें दलदल क्षेत्र में नहीं मिलते, इसके अलावा ये जो पशु हैं, जुगाली करने वाले जो पशु हैं जिन्हें रूमिनेंट्स भी कहा जाता है, जैसे गाय एवं भैंस, इनके आमाशय में पाए जाते हैं। ठीक है, और गोबर के साथ जब ये बाहर आते हैं तो ये मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। मीथेन गैस हमारे बायोगैस का वो मेजर कंपोनेंट है जो ज्वलनशील है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि बायोगैस बनाने के लिए मिथेनोजन्स की आवश्यकता होती है। थोड़े से और आगे चलें तो अब हमें मिला यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया या जिन्हें वास्तविक जीवाणु कहते हैं, बेटा इनके चारों तरफ एक कठोर कोशिका भित्ति मिलती है, साथ ही साथ इनमें एक फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए इन्हें मोटाइल बैक्टीरिया भी हम बोलेंगे। साइनोबैक्टीरिया या जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो भी हमारा एक यूबैक्टीरिया ही है। और इस साइनोबैक्टीरिया में चूंकि प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए, तो क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस के कारण ये होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। अब हम बेटा एक एक करके साइनोबैक्टीरिया के आवास को और उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है वो एक कोशिकीय हो सकता है, वो कॉलोनीय, ये कॉलोनी जो लिखा है असल में वो कॉलोनीमय है। ठीक है, आप कॉलोनी ना पढ़ें, क्लोन का मतलब तो वो एक अलग हो जाता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आइडेंटिकल जीव बनते हैं। तो आप याद रखें एक कोशिकीय, कॉलोनीमय अथवा फ्लामेंटस हो सकते हैं। एक फ्लामेंटस साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम ऑलरेडी आपके सामने यहां बना हुआ है। इसके अलावा कहां पाए जाते हैं? ये स्वच्छ जल में मिल सकते हैं, मतलब अलवणीय जल में मिल सकते हैं, समुद्री जल में मिल सकते हैं, यहां तक कि ये स्थल पर भी पाए जाते हैं। इनके चारों, इनकी जो बॉडी है, इनकी जो कॉलोनी है, इनकी जो बॉडी या कॉलोनी है वो जेलीनुमा आवरण से ढकी होती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा ये जो प्रदूषित जल रहेगा उसमें बहुत तेजी से फलते फूलते हैं। इनके दो एग्जाम्पल यहां अपन लेते हैं। सबसे पहले एक है नॉस्टॉक और एनाबीना। ये नॉस्टॉक और एनाबीना आप देखें, ये जो मोटी भित्ति वाली सेल यहां बनी है, इस सेल का नाम है हेट्रोसिस्ट कोशिका। ये हेट्रोसिस्ट नाम की विशिष्ट कोशिकाओं में नाइट्रोजन का फिक्सेशन या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ जीवाणु जो हैं, जो कि रसायन संश्लेषी हैं, जो कि कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं, वो क्या करते हैं? नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे पदार्थों का ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, और इस ऑक्सीकरण में जो ऊर्जा रिलीज होगी बेटा उस एनर्जी का उपयोग करेंगे एटीपी उत्पादन में, और इसी एटीपी के द्वारा ये अपने जीवन को और आगे चलाते हैं। यदि इसी को हम थोड़ा सा और आगे ले जाएं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन व सल्फर, इन खनिजों की जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है, जो पोषकों का पुनर्चक्रण होता है, उस पुनर्चक्रण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे? क्योंकि ये एक बड़े इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट अपघटक हैं, क्योंकि ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करवाएंगे तो उनमें मौजूद जो भी खनिज पदार्थ हैं वो वापस कहां मिल जाएंगे? मिट्टी में। तो हमने यूबैक्टीरिया में क्या पढ़ा?
कि भाई यू बैक्टीरिया एक कठोर कोशिका भित्ति इनके चारों ओर मौजूद है, चल रूपों में फ्लैजिला मौजूद है। साइनोबैक्टीरिया जो है वो भी यू बैक्टीरिया में ही आता है, जिसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए चूंकि प्लांट में भी प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है, हर उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है जो फोटोसिंथेसिस करती है, इसीलिए हम क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं, सार्वत्रिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। यहां पर इसी की उपस्थिति के कारण हमारा जो साइनोबैक्टीरिया है वो स्वपोषी है, वो प्रकाश संश्लेषी है। ये जो साइनोबैक्टीरिया है एक कोशिकीय, कॉलोनी में या तंतुवत हो सकते हैं। इसके अलावा ये हमें स्वच्छ जल में, समुद्री जल में, यहां तक कि स्थल पर भी मिलते हैं। नॉस्टॉक व एनाबीना हिट्रोसिस्ट नाम की कोशिकाओं में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगी। जेली नुमा एक आवरण से ये पूरी संरचना क्या होती है, ढकी होती है। कुछ जीव जो कि इनके कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं वो नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया जैसे पदार्थों का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, और उस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी से एटीपी का उत्पादन होगा। लास्ट में चूंकि ये डिकम्पोजर हैं इसलिए इन खनिजों का पुनर्चक्रण करने में हेल्प करेंगे। अगले पॉइंट पर यदि हम आए तो जो परपोसी बैक्टीरिया हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, वो प्रकृति में या नेचर में बहुलता में पाए जाते हैं, बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इनमें से बहुत सारे क्या हैं, अपघटक हैं, डिकम्पोजर्स हैं, जिनका मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है, जैसे दूध से दही बनाना या एंटीबायोटिक का उत्पादन करना या लेग्यूम पादप की जड़ों में राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाना। तो इस तरह से ये कुछ पॉजिटिव काम भी करते हैं। नेगेटिव एक्शन में ये पैथोजेनिक होते हैं, और पैथोजेनिक जब ये होते हैं तो मनुष्य हो गया, फसल, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। इनसे होने वाले कुछ नॉर्मल जो डिसीज हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, टेटेनस, साइट्रस कैंकर आदि जो बीमारियां हैं वो इनसे होती हैं। और आगे यदि हम चलें तो यहां पर देखें, यहां इनका आ चुका है रिप्रोडक्शन। बेटा सिर्फ बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन नहीं, यहां जो मैं पहली लाइन बोल रहा हूं VIMP है, पेपर में आ चुकी है एक बार, कि हमारा जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, यूनिसेलुलर जितनी भी ऑर्गेनिज्म होती हैं, उन सभी के लिए जनन का सबसे सामान्य तरीका सेल डिवीजन है। जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं उनके लिए क्या बोल रहा हूं मैं, जनन का सर्वाधिक सामान्य तरीका, जनन का सर्वाधिक सामान्य, सर्वाधिक सिंपल तरीका सेल डिवीजन है। दो भागों में बटेंगे, नई सेल बन जाएगी। अब इसी में जो हमारा मोनेरा है वो एक और काम करता है, वो काम है कॉन्जुगेशन, या जिसे बोलते हैं संयुग्मन। इस संयुग्मन के दौरान क्या होता है, एक जीवाणु दूसरे जीवाणु को अपना DNA ट्रांसफर करता है, पुरातन DNA या एंशिएंट DNA ट्रांसफर करता है। तो कॉन्जुगेशन या संयुग्मन को सबसे सरल या सबसे सर्वाधिक सामान्य सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब यहां दो चीजें आ गई सामान्य वाली। बेटा पेपर के लिए ये लाइनें मेरी ध्यान से सुन लेना। यदि पेपर में केवल ये क्वेश्चन आए जीवाणु सर्वाधिक सामान्य किस तरीके के द्वारा जनन करता है, पहला ऑप्शन दिया है सेल डिवीजन, दूसरा दिया है कॉन्जुगेशन, तीसरा दिया है फर्टिलाइजेशन, चौथा दिया है कुछ सिंगेमी टाइप का, ठीक है, तब आपको सेल डिवीजन चुनना होगा, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा कि जीवाणु सर्वाधिक सामान्य लैंगिक जनन किस विधि के द्वारा करता है। जब तक वहां लैंगिक जनन लिखा ना आए तब तक कॉन्जुगेशन मत चुनना, तब तक सबसे सामान्य जो तरीका है वो सेल डिवीजन रहेगा। और सिर्फ यहां नहीं जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं उन सभी में जनन का सबसे सामान्य जो तरीका है वो सेल डिवीजन है। दूसरा मैंने बता दिया कॉन्जुगेशन। तीसरा है जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं उनमें ये स्पोर बना लेते हैं मोटी भित्ति वाले, जो उन विपरीत परिस्थितियों का क्या करेंगे सामना, अनुकूल परिस्थिति आने पर पुनः उनमें अंकुरण होगा, पुनः वो डेवलप होंगे। लास्ट में हम पढ़ लेते हैं माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा बेटा ऐसे जीव हैं जिनमें नंबर 1 किसी भी तरह की सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं होती। माइकोप्लाज्मा सेल वॉल के लिए
हमारे मोनेरा का अपवाद भी है। याद करें जब हमने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था तब भी मैंने ये लाइन पढ़ा दी थी कि सभी मोनेरा में सेल वॉल मिलती है बट माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती। अगली चीज है, ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। बहुत सारे जो माइकोप्लाज्मा हैं वो पादप व प्राणियों के लिए पैथोजेनिक होते हैं, रोगजनक होते हैं। आज के लेक्चर में हमने मोनेरा तक की कहानी को डिस्कस कर लिया, बट आज हमने जो पढ़ा है, आज का जो लेक्चर है उसे हम फिर पुनः 5 मिनट में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखें यहां जल्दी से। सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस किया वर्गीकरण के प्रयास को। तो पहला जो प्रयास है वो सहज बुद्धि पर आधारित है, जिसमें भोजन, वस्त्र व आवास इनके लिए उपयोगी व अनुपयोगी चीजें। दूसरे नंबर का जो प्रयास है या जिसे बोलते हैं प्रथम वैज्ञानिक प्रयास, ये किया था अरस्तु ने। उसने पादपों को सिंपल मार्फोलॉजी के बेसिस पर 3 भागों में बांटा, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। एनिमल्स को उसने रेड ब्लड की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर केवल 2 भागों में बांटा। वे जिनमें रेड ब्लड उपस्थित है उन्हें बोला एनाइमा, और वे जिनमें रेड ब्लड नहीं है उन्हें उसने कहा एनाइमा। इसके जस्ट बाद आ जाता है लीनियस का वर्गीकरण। मैं आपको पूरी चीज एक बार और पढ़ा रहा हूं सिर्फ 5 मिनट में, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। जो हमारा लीनियस है उसने 2 जगत वर्गीकरण का तंत्र दिया। ये जो वर्गीकरण का तंत्र है लीनियस का, ये केवल और केवल सेल वॉल की उपस्थिति व अनुपस्थिति पर आधारित है। वे जिनमें सेल वॉल उपस्थित है उसे उसने कहा प्लांटी, व वे जिनमें सेल वॉल उपस्थित नहीं है उसे उसने कहा एनिमेलिया। ठीक है। प्लांटी में किस किस को रखा? प्लांटी में इसने रखा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म्स को रखा। एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आ गए जिनमें सेल वॉल नहीं थी। यहां पर मिस्टेक ये हो गई कि इसने एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों को साथ साथ, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट को साथ साथ, प्रकाश संश्लेषी व अप्रकाश संश्लेषी जीवों को एक साथ साथ प्लेस कर दिया। तो यहां पर ये इसका एक बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि ये इन जीवों के बीच में अंतर भी स्पष्ट नहीं कर पा रहा था। साथ ही साथ एक और बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ऐसे बहुत सारे जीव जिस समय लीनियस अपना वर्गीकरण कर रहा था उस समय खोजे जा चुके थे, परंतु लीनियस उनका वर्गीकरण करने में सक्षम नहीं था, या उसकी प्रणाली वो वर्गीकरण करने में सक्षम नहीं थी। अतः 2 जगत वर्गीकरण की प्रणाली अपर्याप्त सिद्ध होने लगी, इनकम्प्लीट सिद्ध होने लगी। इसलिए हमने 7 चीजों को शामिल किया। हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को बढ़ाया, जिसमें सरल आकारिकी या जिसे बोलते हैं सिंपल मार्फोलॉजी। सिंपल मार्फोलॉजी के अलावा आवास, कोशिका की संरचना, कोशिका की भित्ति, इसके अलावा पोषण की विधि, प्रजनन की विधि व विकासी संबंध या जिन्हें जाति वृत्ति संबंध भी कहा जाता है। तब इन्हीं चीजों को लेकर 1969 में आर.एच. विटेकर आया, जिसने सेल स्ट्रक्चर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोषण की विधि, प्रजनन की विधि व जाति वृत्ति या विकासी संबंधों को लेकर 5 जगत का वर्गीकरण हमारे सामने प्रतिपादित किया। ये जो 5 जगत का वर्गीकरण है, इसमें जैसे ही किंगडम मोनेरा बना, उसने प्रोकैरियोट व यूकैरियोट को साथ साथ रखने वाली जो समस्या थी उस समस्या को क्या कर दिया, दूर कर दिया। जैसे ही प्रोटिस्टा और बना, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों के आने से एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों को साथ साथ रखने वाली जो समस्या थी वो खत्म हो गई। और जैसे ही फंजाई बनी, तो फंजाई के बनने के साथ ही प्रकाश संश्लेषी व अप्रकाश संश्लेषी जीव, क्योंकि भाई फंजाई अप्रकाश संश्लेषी थी, इसे पादपों के साथ रख दिया था। अब हमने फंजाई को अलग कर दिया तो वो समस्या भी दूर हो गई। लेकिन मैं कहूंगा कि जो लीनियस है उसने जो 3 गलतियां करी, उसमें सबसे बड़ी जो गलती थी वो थी फोटोसिंथेटिक व नॉन फोटोसिंथेटिक को साथ साथ रखना। इसे मैं बड़ी गलती क्यों मानता हूं? क्योंकि चूंकि लीनियस का वर्गीकरण सेल वॉल पर आधारित था और फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी है, जबकि उसने इस फंजाई को जिन प्लांट्स के साथ प्लेस किया था उनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। मतलब ये गलती तो लीनियस से होनी ही नहीं चाहिए थी, बट हुई, कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियां, है ना। उन सभी गलतियों को आर.एच. विटेकर ने दूर किया। बेटा इसी में एक और चीज आपको पढ़ा देता हूं। एक 3 डोमेन सिस्टम और बनाया गया। जो 3 डोमेन सिस्टम बनाया उसमें क्या किया, मोनेरा को
दो भागों में बांट दिया। एक बना दिया आर्किया और एक बना दिया प्रोकैरिया। आर्किया जो है इसमें आर्की बैक्टीरिया को, प्रोकैरिया में बाकी सारे प्रोकैरियोट को और सभी यूकैरियोट को एक डोमेन बना दिया यूकैरिया, इसमें प्लेस किया। इसके अलावा बाद में तो फिर 6 जगत वर्गीकरण भी आया, बट वो हायर क्लासेस में है, बीएससी एमएससी में है, वो हमारे नीट के सिलेबस में नहीं है। और आगे यदि हम जाएं तो मोनेरा मिलता है, वही सारी चीजें हैं, सूक्ष्म जीव हैं, सर्वाधिक संख्या में है। ऐसे सभी आवासों में मिलेंगे जहां जीवन संभव है, बट उन आवासों में भी मिलेंगे जहां हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। गोलाकार के लिए कोकस, दंडाकार के लिए बैसिलस, सर्पिलाकार के लिए स्पाइरलम और हमारे कौमाकार के लिए विब्रियो हमें याद रखना है। बाकी एम्फीलोफोट्राइकस। और थोड़े से आगे चलें तो यहां पर बैक्टीरिया संरचना में बहुत सरल है, लेकिन व्यवहार जटिल है, क्योंकि सभी तरह का पोषण, सभी तरह के ऑटोट्रॉप भी हैं और हेट्रोट्रॉप भी हैं। पुरातन में आर्की बैक्टीरिया है जिनकी सेल वॉल की भिन्नता इन्हें अत्यधिक प्रतिकूल आवासों में जीवित बनाए रखती है। तो सारे प्रतिकूल आवास याद करने का तरीका तुम्हें सिखा दिया है, वो है दंगल, तो इसमें दलदल, गर्म जल, लवणीय जल, ये हमने यहां पर ले लिया। जो दलदली क्षेत्र में मिलते हैं उन्हें मिथेनोजन कहते हैं। और बेटा ये जो मिथेनोजन है ये हमें कहां पर मिल जाएंगे? ये हमें पशुओं के आमाशय या आंत में मिल जाएंगे, जहां ये मीथेन गैस का, गोबर में जब निकलेंगे तो मीथेन गैस का क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। इसके अलावा यू बैक्टीरिया अभी अभी भी मैंने रिवाइज करवा दिया था आपको। तो ये हो गई हमारी कहानी खत्म। यहां पर ये हमने आज मोनेरा को और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया है। कल के लेक्चर में मैं आपको प्रोटिस्टा पढ़ा दूंगा और फिर उसके बाद मैं थर्ड लेक्चर में, या यदि संभव हुआ तो सेकंड लेक्चर में ही इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।